जी बच्चे, हम लोगों ने लास्ट अभी 3 वीडियोस मैंने बनाए थे सेल साइकिल के, जिसमें आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ है और उसको मैंने 3 टॉपिक्स में कंप्लीट किया था कि सेल डिवाइड करता क्यों है और डिवीज़न के टाइम पे सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था एनसीईआरटी डेफिनेशन कि सेल साइकिल का मतलब क्या होता है। फोर्थ आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि कोई भी एक सेल साइकिल को पूरा करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है, कितना उसे टाइम चाहिए होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल की बात करी जाए तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो है इट वेरीज, सॉरी, ड्यूरेशन ऑफ जो सेल साइकिल है वो क्या करेगा, वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज़ में, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में हो सकता है सेल साइकिल को डिवाइड करने के लिए कुछ मिनट्स लगें, कुछ घंटे लगें, जहाँ कुछ दिन लगें। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो सकता है बहुत सारे दिन लग जाएं। तो टाइम जो ड्यूरेशन है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। और प्लस हो सकता है एक ही सेम ऑर्गेनिज्म में सेल टाइप टू सेल टाइप भी ड्यूरेशन में फ़र्क आ जाए। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स को डिवाइड करने के लिए हो सकता है 10 मिनट लगें और दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स को हो सकता है आधा घंटा लग जाए। तो वही कि टाइम पीरियड क्या है सब सेल्स का, सब ऑर्गेनिजम्स का वेरी करता है। जिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी में बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि बहुत अक्सर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ईस्ट को डिवाइड करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है? ईस्ट को डिवाइड करने के लिए लगते हैं 90 मिनट्स। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कई बार ऑप्शन में 1 आवर 30 मिनट्स भी दिया होता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू कैन चूज। आपको पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, तो 90 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स। और ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। ये आपके दोनों ही पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने पढ़ना है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यू नो कि एक सेल साइकिल को डिवाइड किया जाता है 2 फेजेस में। वन इज इंटरफेज, अनदर इज एम फेज। सेल साइकिल is divided into 2 phases. That is इंटरफेस और एम फेज। ये मैंने एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया है आपको समझाने के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं ये वाला, इस एरो से लेके जो ब्लू वाला पार्ट है और प्लस जिसमें येलो कलर के हाइलाइट्स दिखाए हुए हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस, राइट। फिर ये जो ब्लैक वाला सर्कल आप देख रहे हैं, ब्लैक हाईलाइट करा हुआ है यहाँ पे, ये वाला इतना सा पार्ट क्या है? एम फेस। तो आपको देखने से एटलीस्ट इतना समझ आया होगा कि जो इंटरफेस होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है उसको कवर करने के लिए। उसकी ड्यूरेशन कंपैरेटिवली क्या होगी? एम फेस से ज़्यादा टाइम के लिए होगी, ठीक है। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे G1 S G2, इंटरफेस की 3 सब स्टेजेस होती हैं, G1 S G2। और जो हमारे पास एम फेज होता है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है। यहाँ पे जो आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा है दैट इज़ द कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस भी 4 सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और एम फेज का जो सेकेंड स्टेज होता है दैट इज़ द साइटोकाइनेसिस। अगर आपको यहाँ पे क्लियर कट नहीं समझ आ रहा है तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद द न्यू डायग्राम। अब मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे इंटरफेस का सर्कल में मैंने डिवाइड किया 2 फेजेस में। इंटरफेस वाला जो सर्कल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस ड्यूरेशन को मैंने, इस पार्ट को मैंने थोड़ा बड़ा रख दिया सर्कल के। इस पार्ट को समझाने के लिए हमने इस पार्ट को थोड़ा बड़ा बना दिया है। दैट इज
राइट। दिस पार्ट इज इंटरफेस, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में, G1, S, G2, राइट। और फिर आपको ये वाला पार्ट जो नज़र आ रहा है सर्कल का, दिस वन इज नोन एज माइटोटिक फेज, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है एम फेज। और इसके फर्दर 2 प्रोसेसेस हैं, वन इज साइटोकाइनेसिस और अनदर इज कैरियोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। और जो कैरियोकाइनेसिस है वो आगे 4 स्टेजेस में डिवाइड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। दीज आर द 4 सब स्टेजेस ऑफ एम फेज। इसके बारे में अब हम थोड़ा सा लिखते हैं तो आपको और क्लियर समझ आएगा। इंटरफेस जो है, इट इज द longest phase of cell cycle. It is the longest phase of cell cycle. ठीक है। अगर ह्यूमन सेल की बात करी जाए, ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें, ह्यूमन सेल इंटरफेस में अबाउट 23 आवर्स के लिए रहता है। और जो एम फेज है, इट इज कंपैरेटिवली शॉर्टर, is comparatively shorter phase. एग्जाम्पल वही सेम ह्यूमन सेल वाला ही। ह्यूमन सेल यहाँ पे कितने घंटे रहेगा 24 में से? 1 आवर। राइट। फिर जो इंटरफेज है, इट इज द नॉन डिवाइडिंग फेज। इस टाइम पे सेल डिवाइड नहीं करता है, इट इज द नॉन डिवाइडिंग फेज। इस टाइम पे सेल डिवाइड नहीं करता है, तो आपके मन में आना चाहिए फिर सेल क्या करता है। चलो ये भी आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर करते हैं। एम फेज क्या होता है? इट इज द डिवाइडिंग phase of cell cycle when actually cell division occurs. When actually cell division occurs, right? तो एम फेज के अंदर डिवीजन हो रहा है, तो भाई इंटरफेस तो चल भी लंबे टाइम के लिए रहा है, तो इंटरफेस में सेल ने क्या करना है? इंटरफेस में सेल क्या करता है? प्रिपेयर करता है अपने आप को। जैसे कि वीडियो देखने वाला हर बच्चा अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है नीट के लिए, तो नीट इज़ योर डिवाइडिंग फेज। मान सकते हैं 3 घंटे का एग्ज़ाम है, जबकि आप डिवाइड करते हो तो आपको टाइम बहुत लगता है, सॉरी प्रिपेयर करते हो तो आपको टाइम बहुत लगता है। तो इंटरफेस क्या है? इट इज़ द प्रिपरेटरी फेज। It is the preparatory phase where
cell prepares itself for डिवीज़न। यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवीज़न के लिए, राइट। और यहाँ पे तो सेल ने अपने आप को क्या करवाना है, डिवीज़न करवाना है। फिर इंटरफेस की बात करी जाए, इंटरफेस के बारे में एक एनसीईआरटी का पॉइंट था। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि लॉन्गेस्ट फेस है, एनसीईआरटी लिखती है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, एक पॉइंट है कि इट लास्ट फॉर अबाउट 90 to 95% जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, दैट इज इन द इंटरफेस। इट लास्ट more than 95% of duration of सेल साइकिल। जबकि एम फेज की बात करी जाए, इट लास्ट फॉर अबाउट 1 to 5% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। इस पॉइंट के ऊपर बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। फिर इंटरफेस के बारे में हम आगे फर्दर बात करें तो जो इंटरफेस होता है, जिस टाइम पे सेल ने एक्चुअली अपने आप को प्रिपेयर करवाना है फॉर द डिवीज़न, इस टाइम पे सेल क्या मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा? यस, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज, but it is also known as resting phase। इसको रेस्टिंग फेज क्यों नाम दिया जाता है? देखो भाई, तुम सब लोग पढ़ते हो थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत कोशिश तो करते होगे पढ़ने की, नहीं तो ड्रामा तो पक्का करते होगे कि हाँ दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। तो अगर तुम थोड़ा भी एफर्ट कर रहे हो फिर भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा अच्छा, तो हम कहते हैं कि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। एवरीवन सेज कि तुम तो पढ़ाई नहीं करते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को, टीचर्स को, जहाँ आपके पेरेंट्स को जो आपकी पढ़ाई का मतलब समझ आता है वो आता है आपके नंबर, कि अगर आपके नंबर बढ़िया आ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हो, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सेम सेल के साथ भी यही भेदभाव होता है। सेल को भी अगर डिवाइड करता वो, तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स, उसकी फर्दर मूवमेंट्स, वो सब कुछ दिखता। लेकिन जिस टाइम पे वो प्रिपेयर करता है तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स की कोई मूवमेंट नहीं दिखती है, देयर इज़ नो चेंज विजिबल। इसीलिए काम करने के बावजूद भी उसको क्या नाम दिया गया? रेस्टिंग फेज। याद रहेगा कि इसको रेस्टिंग फेज क्यों बोला जाता है? बिकॉज मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे ये पॉइंट, आप खुद लिख सकते हैं लेक्चर को सुनकर, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की मूवमेंट विजिबल नहीं होती है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? रेस्टिंग फेज, राइट। और जो एम फेज है इसको नाम दिया गया मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इसका नाम क्या है? मोस्ट ड्रामेटिक फेज। तो भाई ड्रामेटिक फेज क्यों नाम रख दिया इसका? अब ड्रामेटिक फेज
क्यों रखा गया? क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, क्रोमोसोम को बनना है, पहले इक्वेटर पे जाना है, फिर पोल पे जाना है, फिर सेपरेट होना है। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस जो आप पढ़ोगे इस चैप्टर के विदिन, बहुत सारे चेंजेस करने हैं, वो सारे चेंजेस 1 घंटे के अंदर अंदर होने हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया है मोस्ट ड्रामेटिक फेज। जैसे कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, उससे पहले और उसके बाद में आपके साथ कितने ड्रामे होते हैं। कभी आप क्लास में जाओ, कभी टेस्ट पढ़ो, कभी कुछ करो, और ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको 1 घंटा पहले तो वहाँ सेंटर पे बिठा दिया जाएगा, फिर बीच बीच में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करी जाएंगी। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू फेस। तो इसीलिए इस फेज़ को क्या नाम दिया गया है? ड्रामेटिक फेज, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर गोइंग टू अकर, राइट। फिर जो इंटरफेज है, इट इज divided into 3 stages। इंटरफेस की फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं, दैट इज G1, S, अनदर इज G2। ठीक है। और जो M फेज है इज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोसेसेस में डिवाइड होगा। वन इज कैरियोकाइनेसिस, दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन, जिसकी फर्दर 4 स्टेजेस आप पढ़ोगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और यहाँ पे क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ना है आगे चल के। इंटरफेस की कितनी स्टेजेस हैं? G1, S, G2। एम के कितने फेसेस हैं? दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फिर फर्दर डिवाइड किस में हुआ है? कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में एंड टीलोफेज में। इट इज़ क्लियर। फिर एक एनसीईआरटी का पॉइंट और आता है, जो इंटरफेज है, इट रिप्रेजेंट्स phase between 2 successive M phases। It represents phase between 2 successive M phases। मतलब क्या है इस लाइन का? जैसे कि एक बार M phase पूरा हुआ, उसके बाद सेल ने दोबारा से अगर डिवाइड करना है तो इट हैज़ टू एंटर इन द इंटरफेस। फिर जैसे इंटरफेस पूरा हुआ, वापस से क्या आ जाएगा? एम फेज। तो मतलब 2 एम फेज के बीच में क्या आ रहा है हमारे पास? इंटरफेस। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। जैसे ही सेल का इंटरफेस पूरा हुआ तो इट विल एंटर टू एम फेज। एम फेज में जाने के बाद जैसे ही सेल ने एक बार एक सेल से 2 डॉटर सेल बना दिए, तो इन डॉटर सेल्स को आगे फर्दर ग्रो होना है, साइज में बड़ा होना है, तो ये फर्दर जब भी अपने आप को डिवाइड करवाना चाहेंगे तो वापस इसको कहाँ एंटर करना पड़ेगा? इंटरफेस। फिर वही साइकिल कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इंटरफेस एम फेस, इंटरफेस एम फेस। तो इसीलिए इंटरफेस किसके बीच में आता है? 2 एम फेस के बीच में आता है, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट एनसीईआरटी का जो पेज है, इसका ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको सबको समझ आ गया है।